नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों चलिए हम कुछ आज नया सीखते हैं। कुछ लीगल पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक डीएम थे त्रिपुरा के, उन्होंने शादी में एक अलग तरीके का ड्रामा क्रिएट किया था। जबरदस्ती अनलॉफुली इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के आई बटन में उसे चेक कर लें। आज ये मैटर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं इस पार्टिकुलर केस को लेकर के। हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि डीएम के इशारे पे जो पुलिस ऑफिसर काम कर रहे थे, जो पुलिस के पर्सनल थे, वो जो काम कर रहे थे, जो लाठी मार रहे थे, लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, क्या उनपे भी लीगल कार्रवाई हो सकती है? क्या उनपे भी इंक्वायरी हो सकती है? उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और हाईकोर्ट ने इस बात पे क्या टिप्पणी की है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि यदि हमारा हर सिटीजन लीगली अवेयर हो जाएगा तो इस तरीके के अधिकारी जो लोगों को परेशान करते हैं वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। आज मैं वही कहानी आपको बताने जा रहा हूं। दो ऐसे व्यक्ति जो माननीय उच्च अदालत के दरवाजे को नॉक किया है। पहला तो एक वकील साहब है। मैं तहे दिल से इस वकील साहब का धन्यवाद करता हूं कि समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हमेशा वकील खड़े रहते हैं। तो पहला जो पिटिशनर है वो वकील साहब हैं। दूसरा जो पिटिशनर है जो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वो है प्रिस्ट, पुजारी, जिनको थप्पड़ से मारा गया था डीएम के द्वारा। वो पुजारी भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चलिए हम देखते हैं। पहला कहता है कि टू पिटिशन वन बाय अ लॉयर, एन एक्शन इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डीएम and his team members who accompanied him। वकील साहब का कहना है कि डीएम और डीएम के साथ जितने भी मेंबर्स थे उन तमाम लोगों पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू किया जाए। इन्होंने माननीय हाईकोर्ट में पिटीशन किया है। दूसरा जो पिटिशनर है वो है प्रिस्ट, जो पंडित जी हैं। ये देखिए, इनको जो तमाचा मारा गया है इस डीएम के द्वारा। सेकेंड पिटिशन बाय द प्रिस्ट who was called to perform the marriage ceremony, he prayed for a direction to make punitive action against the DM and his team members including departmental action। चलिए कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि डीएम शुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द सिटी सो दैट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड। कोर्ट ने कहा कि एक इंक्वायरी करना जरूरी है, फैक्ट फाइंडिंग टीम होनी चाहिए जो फैक्ट को फाइंड करे कि आखिर क्या हुआ, पूरा मामला, एक रिपोर्ट बनाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि डीएम को शहर से बाहर करो। इंक्वायरी तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दी थी, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इस डीएम को पहले बाहर करो, शहर से बाहर करो, उसके बाद आपको जो इंक्वायरी करना है करो। उसका रीजन इन्होंने ये दिया कि जब आप डीएम को खुद ही रखेंगे, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है, वो पूरे प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए इस सिचुएशन में इंपार्शियल इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंपार्शियल इंक्वायरी होने के लिए इसको शहर से बाहर का रास्ता दिखाओ सबसे पहले। तो सबसे पहला ऑर्डर तो ये था। दूसरा था any inquiry would be necessarily require recording of statements of witnesses and it would be difficult for many witnesses to come forward and to give truthful account of the incident if the DM is retained in Agartala। यदि DM खुद ही रहेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, जो विटनेसेस हैं वो खुल करके नहीं आ पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, अपने बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे। डर लगेगा उनको कि डीएम साहब है, पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी चीजें नहीं है, इसलिए सबसे पहले शहर से बाहर का रास्ता दिखाओ। देखिए क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कोर्ट का, किस तरीके से काम होता है कोर्ट में, आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझेंगे। फिर देखिए क्या कहता है कोर्ट कि वी आर ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई व्यू। आप में से वैसे लोग जो प्राइमा फेसाई का मतलब जानते हैं कमेंट करके नीचे बताएं। कोर्ट ये कह रहा है कि वी आर ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई व्यू दैट इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन impartial fact finding inquiry regarding the incident and the role played by the DM, which is absolutely imperative, it would be essential that he is shifted out of Agartala। फिर दूसरा जो ऑर्डर है वो कहा गया है माननीय कोर्ट के द्वारा कि द डीएम शैल नॉट, बिल्कुल क्लियर कमांड दिया गया है कि द डीएम शैल नॉट मेक एनी पब्लिक स्टेटमेंट्स इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग टू द मीडिया, बी इट इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, इन रिलेशन टू द इंसिडेंट। ये जो इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड डीएम साहब को जो भी कहना है वो इंक्वायरी का जो मेंबर है उनसे जाके कहें। किसी भी तरीके का टिप्पणी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये नहीं करेंगे, और यदि ऐसा करते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? फिर से वही बात
कि इस तरीके से आप कोई स्टेटमेंट दे करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, विटनेसेस को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट अब नहीं दिया जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर है, फरमान है, इनको मानना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि जो वहां के एडवोकेट जनरल साहब थे, जो गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने क्या आर्गुमेंट किया। उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, एडवोकेट जनरल रिक्वेस्टेड द कोर्ट दैट द पब्लिकेशन ऑफ एनी न्यूज इन रिलेशन टू द प्रेजेंट कोर्ट प्रोसीडिंग मे बी प्रिवेंटेड बिकॉज इट विल डेलिबरेटली सेंसेशनलाइज द इशू। बोला कि ये इशू को और बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाली बात होगी, तो आप ऐसा करें कि जो अभी ऑर्डर पास किया जा रहा है इसको मीडिया में नहीं जाने दें, इसको हम मीडिया में नहीं जाने देते हैं ताकि जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लोग इसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं गए। कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट रिफ्यूज बाय सेइंग दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ वैल्यूएबल फंडामेंटल राइट एंड सच राइट कैन नॉट बी लाइटली कर्टेल्ड। आसानी तरीके से ऐसे राइट को हम कर्टेल नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट है, मीडिया का राइट है, लोगों को जानने का अधिकार है। तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इस पार्टिकुलर कोर्ट के प्रोसीडिंग को नहीं बताया जाए लोगों को? ये तो गलत है। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया एडवोकेट जनरल को कि ये तमाम चीज आप मेरे पास प्लेस करें। मैंने कई बार आपसे कहा कि कोर्ट जो है एक सिस्टमैटिक वे से काम करता है, उसके पास एविडेंसेस होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप ऑन रिकॉर्ड इन तमाम चीजों को करो। क्या क्या चीज है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कोर्ट आस्क्ड द एजी टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड फॉलोइंग थिंग्स। पहला है कंप्लीट वीडियो फुटेज, पूरा वीडियो फुटेज शुरुआत से लेकर के अंत तक एक सिस्टमैटिक वे से आप कोर्ट के सामने ले आओ। दूसरा कहा नोटिफिकेशन अंडर विच द इंक्वायरी अगेंस्ट द डीएम हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। पिछले दिनों मैंने सुना था कि डीएम के अगेंस्ट इंक्वायरी बैठ गया है, तो कौन से नोटिफिकेशन के तहत हुआ है? क्या वैसे ही आपने कर दिया अपने मनमर्जी से? कोई सरकारी कागज होगा, कोई आदेश होगा, उसको आप रिकॉर्ड में लगाएं, मेरे पास लेके आओ। तीसरा कहता है कि नंबर ऑफ गेस्ट एंड सर्विंग स्टाफ वेयर प्रेजेंट इन द मैरिज हॉल व्हेन इंसिडेंट टुक प्लेस। जब ये इंसिडेंट हुआ कितने लोग वहां मौजूद थे, कितने लोग सर्विंग स्टाफ थे, कितने गेस्ट थे, उनका एक ब्यौरा मेरे पास चाहिए। फिर कहता है एग्जैक्ट स्टेज ऑफ इंक्वायरी, अभी तक इंक्वायरी में क्या हुआ है, क्या क्या चीजें चल रही है, पूरा चीज मेरे पास लेके आओ, फिर मैं बताऊंगा आपको। फिर कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहा गया है कि आप ब्यौरा लेके आओ किस चीज का। एनी लेडी मेंबर वेयर अरेस्टेड और डिटेन एट द पुलिस स्टेशन ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 26 एंड वेदर द डीएम कंटेन्ड एनी वुमेन पुलिस ऑफिसर। क्या डीएम के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी थी, पुलिस ऑफिसर थी, और कितने लेडी मेंबर्स को आपने अरेस्ट करके रात में, पॉइंट टू बी नोटेड, रात में आपने अरेस्ट करके उनको थाने में लेके चले। उन सारा जो डेटा है, सारे लोगों का विवरण चाहिए। रात में आप लेडी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? ये अनलॉफुल है, सीआरपीसी के प्रोविजंस का वायलेशन है। क्या डीएम को सिर्फ आईपीसी पता था क्या? ये जो हर मिनट में 4 आईपीसी की धारा लगा रहे थे, सीआरपीसी नहीं पता था? औरतों को आपने थाने में लेके चले गए, सबका ब्यौरा मांगा है कोर्ट। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि क्या डीएम के आदेश पे जो पुलिसकर्मी काम कर रहे थे, पुलिसकर्मी डंडा बजा रहे थे, लोगों को मार रहे थे, लोगों को कॉलर पकड़ रहे थे, क्या उनपे भी कार्रवाई हो सकती है क्या? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है, टेक्निकल चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे जब बात उठी लर्नेड एडवोकेट साहब जिन्होंने यहां पे कहा था कि जितने भी मेंबर उनके साथ गए हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसी का जवाब नीचे कोर्ट दे रहा है। कोर्ट कहता है कि कोर्ट रिफ्यूज टू इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट द टीम मेंबर्स हु फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ देयर सीनियर ऑफिसर। अब यहां पे ये कहा गया कोर्ट के द्वारा कि जो भी निचले रैंक के अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे या कोई और थे जो डीएम के कमांड को फॉलो कर रहे थे, फिलहाल मैं उनको पनिश करने के मूड में नहीं हूं, उसको छोड़ देते हैं, कोई बात। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां पे है कि क्या सुपीरियर ऑफिसर के कमांड को हमेशा फॉलो ही करना चाहिए? क्या हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? और क्या कोई गलत कमांड है, क्या उसको भी फॉलो करना ही होगा? यह क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कहा कि देखिए अभी हम उसके निचले ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हम करने के मूड में नहीं है। तो कोर्ट कहता है वी आर नॉट इंक्लाइन टू कंसिडर एनी एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द डीएम सिंस दे वर मेयरली कैरिंग आउट द ऑर्डर्स इशूड टू देम बाय देयर सुपीरियर। डीएम के द्वारा ऑर्डर इशू किया गया, उन्होंने काम किया, कोई बात नहीं। At the time when the entire country is facing an extreme difficult situation of managing coronavirus spread, we would certainly not send signals to the foot soldiers that the carrying out the orders of their superior can expose them to inquiries. कोर्ट तो यहां पे इनको बचा लिया, लेकिन अब एक लार्जर क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या कोई ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर करता है तो क्या हर एक ऑर्डर को उनके सबऑर्डिनेट्स को मानना जरूरी है?
क्या सबऑर्डिनेट्स को पनिशमेंट नहीं मिल सकता? ये एक लार्जर क्वेश्चन है। हालांकि ये कोर्ट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख करके जो किया है बिल्कुल सही किया कि कोई बात नहीं, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है कंट्री में, अभी रहने तो छोड़ देते। लेकिन लार्जर क्वेश्चन जो ये है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं एक इलस्ट्रेशन से। यदि आप सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी देखेंगे, उसमें एक इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को समझिए, इससे चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें कहता है, इन दिस सेक्शन आल्सो स्टेट्स दैट व्हेन अ सोल्जर while obeying the order of his superior officer in conformity with the commands of law fires on a mob, he does not commit any offense। बोला कि एक पुलिस ऑफिसर है, सोल्जर है, वो अपने सीनियर का कमांड को फॉलो करता है और कमांड में यह कहा गया है कि आप गोली चलाओ इन पे। मॉब है, उस पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया सीनियर ऑफिसर के द्वारा और उन्होंने गोली चला दिया। तो ये यहां पे कह रहा है कि यहां पे जो गोली चलाया है, निचला जो सोल्जर है, सिपाही है, उसको पनिश नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज है। टेक्निकल चीज है क्या? इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ। मतलब यह हुआ कि जो अधिकारी आपको कमांड दे रहा है, उसका जो ऑर्डर है वो लॉफुल होना चाहिए। यदि वो अनलॉफुल है और आपने कर दिया जिससे किसी का नुकसान हो गया, उसके राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ, तो आपको भी पनिश किया जाएगा। अब यह क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड करेगा कि यह कमांड सही था, लॉफुल था या अनलॉफुल था? ये कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करेगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। द कीवर्ड्स इन दिस illustrations आर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ। द सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर आर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ। अब ऐसे समझिए, ये जो डीएम साहब थे वो कुछ ऐसा कमांड कर दे अपने निचले पुलिस ऑफिसर को कि आई एम योर ब्लडी डीएम, आप क्या करो, इन तमाम महिला को पकड़ करके इनको उल्टा लटका दो। ये जो रात में 11 बजे शादी के लिए आई है, दुल्हन को पकड़ो, पैर ऊपर कर दो और माथा नीचे कर दो, सर नीचे कर दो, ऐसा कमांड। और कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा कर देता तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लॉफुल कमांड नहीं था, ये लॉफुल कमांड नहीं है, ये अनलॉफुल कमांड है। और इस तरीके के अनलॉफुल कमांड को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इसको रिफ्यूज कर सकते हो, आप इसको रिफ्यूज कर सकते हो, कह सकते हो डीएम को, डीएम साहब ये जो ऑर्डर आपने दिया है ये अनलॉफुल है और इसको मैं रिफ्यूज करता हूं, नहीं करूंगा। क्योंकि यदि आप कर दिए तो आप भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे जितना कि ऑर्डर देने वाला है। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो ऑर्डर किया जा रहा है सुपीरियर अथॉरिटी से, वो लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए। यदि डीएम साहब ये ऑर्डर करते कि इन तमाम महिला को पकड़ करके थाने में बंद कर दो रात में, अनलॉफुल कमांड। क्योंकि सीआरपीसी साफ साफ कहता है कि सनसेट के बाद आप किसी महिला को नहीं छू सकते, नहीं गिरफ्तार कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते फॉर व्हाटसोएवर रीजन। और यदि करना ही है तो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन लीजिए, रिटर्न में लिख करके। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डीएम का नहीं। डीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आकाश जमीन का अंतर है। डीएम को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को न्यायिक दंडाधिकार है, उनके दंड देने का अधिकार है। तो यहीं पे कहा गया कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट से साइन लेकर के आइए, तभी साइन आपने नहीं लिया, ये क्या है? ये अनलॉफुल है। ये कमांड जो है डीएम का, ये अनलॉफुल होता है। यदि ऐसा होता तो इस तरीके के कमांड को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, आप रिफ्यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लड़ना नहीं है डीएम से, रिफ्यूज कर सकते हैं कि आपका कमांड लॉ के कंफर्मिटी में नहीं है, हम इसको रिफ्यूज करते हैं। क्योंकि बाद में फिर बात जब आएगी, जब आप ये डिफेंस लोगे कोर्ट में कि मैं क्या करता साहब, डीएम साहब ने बोला तो मैंने किया। फिर एक पंच लाइन मैंने लगातार आपको बोला है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। क्या आपको लॉ नहीं पता था क्या? और नहीं पता था तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता होना चाहिए था कि सनसेट के बाद आप महिलाओं को हाथ नहीं लगा सकते। और लगाना तभी है जब एक्सट्रीम केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का साइन हो, परमिशन हो, तभी। तो आप इसे नहीं जानते थे, वो आपकी गलती है, आप जाओ फिर झेलो। तो ये चीज आपको ध्यान से समझना चाहिए। हमारे पास एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज शिव मंगल सिंह का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ ऑर्डर बाय सुपीरियर इज लॉफुल देन इट्स ओबीडियंस इज ऑब्वियसली लॉफुल। यदि ऑर्डर है, कमांड है ऊपर का सीनियर ऑफिसर का जो लॉफुल है, तो उसका ओबीडियंस यदि किया गया है तो वो भी लॉफुल ही होगा। लेकिन यदि कमांड ही अनलॉफुल है और आप यदि उसको फॉलो कर लिए तो वो भी पूरा का पूरा सेट अनलॉफुल होगा और उसके लिए आप पे कार्रवाई होगा। हालांकि इस पार्टिकुलर केस में माननीय कोर्ट ने बहुत ही एक बिल्कुल लिबरल अप्रोच लिया है और कहा कि फिलहाल हम इस सिचुएशन में, जब पूरा देश इतना प्रॉब्लम में है, इसको अभी रहने देते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई वकील पीछे लग जाए हाथ धो करके कि भाई तुमको मेंबर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉ तो यही है, अनलॉफुल कमांड को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है,
तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा, कोर्ट को भी उनको भी पनिश करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कोर्ट का काम है कंप्लीट जस्टिस देना सारी चीजों को देख करके। अभी हालात बहुत खराब चल रहे हैं देश के, यकीनन जो कोर्ट ने किया है बिल्कुल सही किया है। इस सिचुएशन में हम कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं देना चाहेंगे अपने तमाम कोरोना वॉरियर्स को, पुलिसकर्मी को, जिससे उनको डर हो अपने सुपीरियर ऑफिसर के कमांड को फॉलो करने में। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कुछ ना कुछ जरूर अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में लीगल जानकारी को ऐड करा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बाकी दूसरे लोगों में शेयर करें, ताकि इस तरीके का लीगल जानकारी हमारे देश में बढ़ता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।